हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत। और अणु कक्षक सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था कि द्विपरमाणुविक अणुओं में दो परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। When atoms share electrons to form a bond, their atomic orbital mix to form the molecular bonds. In order for these orbitals to mix, they must। अब जब परमाणुविक कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशंस होती है? दे हैव सिमिलर एनर्जी लेवल्स, ओवरलैप वेल एंड बी क्लोज टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं उनकी ऊर्जा लगभग बराबर होनी चाहिए, उनमें अतिव्यापन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि जो सहसंयोजक बंध बनेगा, जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके और जो हमने नियम पढ़े थे उनको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। अतिव्यापन में भागने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों के ऊर्जा का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति को दर्शाता है। हमने जब दोनों में अंतर पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो हमने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो संयोजकता कक्ष सिद्धांत है वो सहसंयोजक बंध में आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसको समझा नहीं पाता, लेकिन जो अणु कक्षक सिद्धांत है वो इस बंध की व्याख्या भी कर सकता है। तो अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा में अगर बहुत अधिक अंतर होगा तो बंध में आयनिक लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा और यह बंध सहसंयोजकता की सीमा को दर्शाता है। बंधी आणविक कक्षकों में परमाणुवीय कक्षक एक दूसरे के साथ अधिकतम अतिव्यापन करते हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, केवल वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जिनके लिए सम्मिति अनुमति देती है। विपरीत सम्मिति में अतिव्यापन की संभावना नहीं रहती, मतलब सिमेट्री उनकी सिमिलर होनी चाहिए। यदि परमाणु कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो उनमें दोनों तरंग फलन का मान प्लस होना चाहिए या फिर माइनस और माइनस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन वो फॉलो करते हैं तो बंधी आणविक कक्षक बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस प्रकार यदि दो परमाणुवीय कक्षक जिनके तरंग फलन का मान विपरीत हो, मतलब एक का पॉजिटिव हो और दूसरे का निगेटिव हो, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाउली और हुंड्स के नियमों का पालन करते हुए भरे जाएंगे। आणविक कक्षकों में निर्माण परमाणुविक कक्षकों से होता है, इसलिए पूर्ण, अर्धपूरित व रिक्त परमाणु कक्षक भी अतिव्यापन करके अणु कक्षकों का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए जो अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिवाइडेड बाय 2। इससे हम क्या निकाल लेंगे? उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस तरीके के अतिव्यापन से 3 तरीके के आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। बंधी अणु कक्षक जिनको अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, विपरीत बंधी अणु कक्षक जिनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और अनाबंधी आणविक कक्षक जिनको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनकी ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से कम होगी। विपरीत बंधी या एंटी बॉन्डिंग किसको कहते हैं? जिसकी ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों से ज़्यादा होगी। और तीसरा होता है नॉन बॉन्डिंग या अनाबंधी। ये वो होते हैं जिनकी ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा के बराबर ही होती है, लेकिन ये किसी भी एक कारण से अतिव्यापन या पारस्परिक क्रिया नहीं कर पाते। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल वाइल द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइज द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अणु को स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन अणु को अस्थायी बनाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो अभी अपन ने देखा था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या कैलकुलेट करेंगे हम? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा
और ये बंद लंबाई के विपरीत होगा। चुंबकीय प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित है तो अणु क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित हुआ तो अणु क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। अब हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए पढ़ेंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि ये हमारा सबसे आसान सिस्टम है। ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज़ वन s1 एटमिक ऑर्बिटल with associated wave function psi1 and psi2, and the sign of the wave function associated with the 1s orbital may be either positive or negative. The possible combination of two 1s orbitals are given by this equation. अब जब हाइड्रोजन का अणु बनेगा तो दो हाइड्रोजन के परमाणु उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये यहाँ पे अपन डायग्राम देखते हैं। 1s ये परमाणुीय कक्षक है और ये परमाणुीय कक्षक है। ये दोनों मिलकर दो अणु कक्षक बनाएंगे। ये यहाँ पे अपन ने कॉम्बिनेशन देखिए, ये क्या बन गया? आणविक कक्षक। ठीक है, अब ये दो स्थितियाँ हो सकती है। एक स्थिति तो क्या होगी? जहाँ पर कि तरंग फलन एक दूसरे के साथ प्लस हो जाए, जो ये वाली स्थिति है और ये वाली स्थिति। दूसरी स्थिति हमारी क्या हो सकती है कि दोनों तरंग फलन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो रिजल्टेंट जो हमारी वेव आएगी वो इस तरीके से आएगी और ये आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। तो इसका मतलब जब ये 1s और 1s दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो ये और ये दोनों सिचुएशन होगी, उनके अकॉर्डिंग एक तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या बन जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों किस तरीके से बने? जब दोनों तरंग फलन सेम सिमेट्री में थे तो बॉन्डिंग बन गया, जब विपरीत में थे तो एंटी बॉन्डिंग बन गया। ठीक है, ये हमको स्ट्रक्चर, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग। अभी अपन ने दोनों में अंतर पढ़ा था। क्या अंतर पढ़ा था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा दोनों परमाणुीय कक्षकों से कम होगी। ये एनर्जी स्केल नज़र आ रहा है अपन को, ये यहाँ पर परमाणुीय कक्षक है और जो आणविक कक्षक बना वो यहाँ बना। इसका मतलब इसकी ऊर्जा इन दोनों की ऊर्जा से कम है। ये तो ये वाली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है ये वाली स्थिति, ये कहाँ बनेगी? इस जगह पे। अब ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इसकी ऊर्जा दोनों परमाणुीय कक्षकों से ज़्यादा है। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा है? यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो अणु स्थायी होगा। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो अणु अस्थायी होगा। क्यों अस्थायी होगा? क्योंकि उसकी ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा होते ही सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? अस्थायी या अनस्टेबल हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1s हम बना रहे हैं हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन का अणु मतलब H2। H2 किससे बनेगा? H सिंगल बॉन्ड H, तो मतलब दो हाइड्रोजन एटम हुए, एक हाइड्रोजन का परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु, दोनों मिले क्या स्थिति होगी? अभी अपन ने पीछे देखा था, दो स्थितियां हो सकती है, वेव फंक्शन सेम हो या फिर वेव फंक्शन डिफरेंट हो। सेम हो तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग बन गया, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बन गया। ठीक है, ये एटमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये और ये क्या है? MO या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन अणु हैं, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब सिस्टम में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो यहाँ पर लोएस्ट क्या है? सिग्मा 1s बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ पर, क्योंकि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विथ एंटी पैरेलल स्पिन्स। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये एनर्जी स्केल है। अब अगर एग्ज़ाम में हमारे आता है कि हाइड्रोजन अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो हमें इस तरीके से बनाना होगा। ये एनर्जी स्केल दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप इसको डायग्राम जो बनाएंगे उसके नीचे लिखेंगे 1s, यहाँ लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और यहाँ बीच में क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग
एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट के लिए, वो है हीलियम मॉलिक्यूल। ईच ऑफ द हीलियम एटम हैज़ 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल विद एसोसिएट वेव फंक्शंस psi1 एंड psi2। अब हीलियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 molecular orbital electronic configuration. The bonding effect is cancelled by the anti-bonding effect. The H2 molecule is not a stable state because bond order is 0. He2 molecule is diamagnetic. All electrons are paired. अब इसमें अपन देखते हैं, डायग्राम को अपन देखेंगे। उसी तरीके से आपको बनाना है। ये एनर्जी स्केल ड्रॉ करना है। ये 1s और 1s, ये हीलियम का परमाणु है, ये भी हीलियम का परमाणु है। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? हीलियम का अणु। एक और एक 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन कर रही है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितनी बनेगी? सिमिलर बनेगी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? लोएस्ट एनर्जी लेवल पे। यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2, तो 2 आ सकते हैं, बाकियों को अपन को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 2 आपके यहाँ पर आ गए। अब जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals divided by 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 0। हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा अणु उतना ही अस्थायी होगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 होगा तो इसका क्या मतलब होगा? कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। अब इसमें आप देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण कैसे बताएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी युग्मित है और ये भी युग्मित है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। इसका अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अनुकक्षक इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा ऑर्बिटल है? सिग्मा s। इसमें आप क्या लिखेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो सिग्मा 1s2। और दूसरा क्या है? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो ये दोनों, ये क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मॉलिक्यूल स्थायी नहीं है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 है, डायमैग्नेटिक। अब आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर समझाइए कि हीलियम का अणु अस्थायी है। अब आप इसको कैसे बताएंगे? हीलियम का अणु अस्थायी है। अस्थायी का आप कब बता सकते हैं? जब आप ये बताएं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताना होगा। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अणु अस्थायी। नेक्स्ट हमारा है एमओ डायग्राम फॉर हीलियम 2+ आयन एंड हीलियम 2। हीलियम 2+ का बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम 2+ का मतलब क्या हो गया? एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो 2 में से कितना बचा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो ऑर्बिटल्स उसी तरीके से बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 1/2। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हीलियम 2 का अपन ने भी पढ़ा था, 1s2 एंड 1s2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। अब नेक्स्ट का जो कन्फिग्रेशन है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।